Hello. Hi, everyone. Good evening. Hello, sir. Good evening. Good evening. Okay. Okay. So let's start with some regression problems. Okay. Now we have already know the architecture of how the regression problem looks like. We already know कि उसमें कितने in short what kind of activation functions we need to use. ये सब हमको पता है. So let's build one architecture with data sets. So let's import in. ठीक है. So सबसे पहले हमको लगेगा import nullify as entry import partners as the import and as GS from skar and dot dollar underscore selection import rain test split again match.lib import matplotlib dot by dot as reality. उसके बाद में हमको cbon लगेगा import as sns. ठीक है. Import would be ort then sklearn dot model underscore selection rent test split. इसको run कर देते हैं. So these are what the required libraries to us. Correct है. चलो ठीक है. Let's take a data frame df is equal to pt dot read underscore csv और हमारा फाइल नेम दे देते हैं और उसके बाद में df चेक कर लेते हैं. ठीक है. So this is what the file name we have it. ठीक है. So this is what the data frame we have it actually. ठीक है. We have AT, B, AP, RH and PE. So basically this is a regression problem and PE that is a power basically need are the electrical energy input या फिर output. So that is what our basically the output variable or the target variable is. ठीक है. फिर बाकी के जो variables है जैसे AT is nothing but average temperature, V is nothing but exhaust vacuum, फिर AP is nothing but ambient pressure, RH is nothing but relative humidity and उसके बाद में PE है that is what net hourly energy electrical output. ठीक है. सबसे पहले हम ये कॉलम्स के नाम को बदल देते हैं. ठीक है. लेट्स चेक सबसे पहले df डॉट शेप क्या है. df डॉट शेप लेट्स सी व्हाट्स द शेप. ठीक है. सो इट्स नियरली 9568 क्रॉस 5. ठीक है. सो df डॉट रीनेम. ठीक है. रीनेम कर देते हैं और उसके बाद में कॉलम्स equals to
ठीक है, अभी जो भी कॉलम्स को हमको रीनेम करना है, जैसे सबसे पहला हमारा कॉलम क्या है, 80 है। ठीक है, द फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, 80। ठीक है, हम वैसे ही करते हैं, सो कंट्रोल V, और उसके बाद में इसका नाम क्या रखना है हमको, वो रखना पड़ेगा, सो एवरेज अंडरस्कोर। अब कभी भी whenever you are working into the industry, कभी भी कोई भी वेरिएबल के नेम जो भी रहता है उनके बीच में कभी गैप नहीं रहना चाहिए। So whenever you are selecting the variable, the variable should be entirely selected. अगर मैं एवरेज स्पेस वैक्यूम या फिर एवरेज स्पेस टेम्परेचर लिखता हूँ तो एवरेज और टेम्परेचर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपको कभी भी ऐसा वेरिएबल नहीं लिखना है, ठीक है, ऑलवेज यूज अंडरस्कोर बिटवीन देम। फिर सेकंड वेरिएबल इज व्हाट, वी। ठीक है, वी का हमने बोले थे कि एग्जॉस्ट वैक्यूम, कैपिटल XH exhaust underscore vacuum, CUUM, correct। और उसके में अगेन वी हैव द वेरिएबल दैट इज व्हाट, AP। AP और AP डिफाइन करता है एम्बिएंट प्रेशर, एंटी अंडरस्कोर PRE। ठीक है, again after that we have another variable that is what, RH। ठीक है, RH defines for relative UV। ठीक है, then after that again we have PE, that is what, PE, that is what our net hourly or LY hourly electrical energy of, ठीक है। सो बेसिकली दिस आर व्हाट द वेरिएबल्स वी आर रीनेमिंग इट। ठीक है, तो हमने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया है बेसिकली अभी, कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू, ठीक है, ताकि अभी ये बदल जाए। और इसके बाद में हम df डॉट हेड कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी कि, ठीक है, हमारे वेरिएबल्स के नेम चेंज हो चुके हैं एंड इट कैन बी सिलेक्टेड एट वंस इटसेल्फ। ठीक है, पहले जैसा कोई इशू रहा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नल या फिर एन ऐसे कुछ वैल्यूज है, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए df डॉट इज NA। ठीक है, और उनका अगर मैं डॉट सम कर देता हूँ, डॉट सम बेसिकली वो पूरे कॉलम्स को मुझे सम बता देगा, तो हमको कोई भी NA की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं। अब देखो, सो अभी सबसे पहले हमने इसके पहले देखे थे कि जो डेटा फ्रेम जो रहता है वो बेसिकली मेमोरी में आता है। सो लेट्स कंसीडर अभी कुछ CSV होगा, इसका भी कुछ एक मेमोरी होगा, ये हमारे रैम में शिफ्ट हो गया है, करेक्ट। बट एक्चुअल में इसने कितना कंज्यूम किया है हमको ये भी पता चल सकता है। सो df डॉट इन्फो अगर मैं करता हूँ तो उससे तो हमको बेसिकली इन्फो मिल जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द इन्फो वी गेट, करेक्ट। बट यहाँ पे कोई मेमोरी या फिर ऐसा कुछ मिलता नहीं है। जैसे मेमोरी यूसेज हमको कितना मिल रहा है, 373.9। अगर मैं मेमोरी यूसेज और y अंडरस्कोर इक्वल्स टू, अगर मैं डीप लिखता हूँ, ठीक है, तो राइट नाउ इट इज कंज्यूमिंग द सेम ओनली। ये बहुत छोटा डेटा फ्रेम है, इस वजह से कुछ ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा है। बट इन एक्चुअल ऐसा होता है कि, सो लेट्स कंसीडर मेरा अगर डेटा सेट है 10 KB का, ठीक है, या फिर वो लेट्स कंसीडर 10 MB का या फिर 100 MB का डेटा सेट है, तो वो रैम में आता है तो वो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है। लेट्स कंसीडर वो 250 MB स्पेस लेता है। ठीक है, ऐसा होता है। सो कभी भी आपको इन शॉर्ट आपको मेमोरी यूसेज इक्वल्स टू डीप ये चेक करके देखना है कि वो डेटा फ्रेम ने कितना स्पेस लिया है। ठीक है, अभी देखो, सो लेट्स कंसीडर मैंने क्या किया, ये डेटा फ्रेम की कॉपी बना दिया, तो अभी मुझे पुराने डेटा फ्रेम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो पुराने डेटा फ्रेम को डिलीट कर देना है। अदरवाइज अगर आप डिलीट नहीं करते हो तो वो वैसे के वैसे मेमोरी में स्टोर रहेगा और उसके बाद में आपका रैम वो उतना ऑक्यूपाइड रखेगा। ठीक है,
सो नाउ सपोज मैं कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे डिस्क्राइब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे डिस्क्राइब से पता चल सकता है मेरे डेटा का मीन मीडियन मोड क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मीन, दिस इज व्हाट द मीन वैल्यूज वी हैव इट। अभी मिनिमम और मैक्सिमम ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो, सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा सेट, लेट्स कंसीडर एवरेज टेम्परेचर, ये एक एज कॉलम है, तो मिनिमम एज 1 रह सकती है और मैक्सिमम एज 37 रह सकती है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, ठीक, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या ये एक सही रेंज में है क्या। ठीक है, अगर मैं किसी की एज देखता हूँ वो 370 है तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो जैसे वी मस्ट बी नोइंग कि हमारे जो आउटलायर्स है, आउटलायर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सो इट कुड बी नेचुरल एरर, इट कुड बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ एरर। ठीक है, डेटा एंट्री एरर भी हो सकता है। तो ये चीज हमको कभी भी याद रखना है, मीन मीडियन मोड, कोई भी कॉलम लो, कोई भी डेटा के ऊपर हम वर्क करो, ठीक है, हमको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। बेसिकली इट शुड बी इनटू वन एक्सेल शीट फॉर्म। ठीक है, अगर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक कि मुझे कोरिलेशन भी लगेगा। सो डीएफ डॉट अगर मैं फॉर करता हूँ, ठीक है, और कोई एक स्पेसिफिक कॉलम का कर लेते हैं, सो लेट्स कंसीडर नेट एनर्जिकल, ये इसका देख लेते हैं किसके साथ कितना है। ठीक है, और उसके में सॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि सो लेट्स कंसीडर ये डीएफ डॉट कॉर आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये क्या बोलता है, एवरेज टेम्परेचर के साथ एग्जॉस्ट, और उसके में ये नेट आर्ली एनर्जी इनपुट के साथ 1 है। ऑब्वियसली 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि उसी के साथ तो उतना ही आएगा रिलेशन, करेक्ट। हम इसको डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ऐसा कर देते हैं, और ए एस सी एन डी आई एन जी इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, सो बेसिकली एम्बिएंट प्रेशर है सबसे पहले 0.51, उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 0.38, फिर एग्जॉस्ट वैक्यूम है 0.86, और उस -0.86, और एवरेज टेम्परेचर है वो है -0.9। सो वी ऑलरेडी नो कि अगर मैं कोरिलेशन चेक करूं तो कोरिलेशन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, इफ सपोज द वैल्यूज आर नियर टू -1 एंड नियर टू +1, दैट मींस द इट इज क्वाइट रिलेटेड विद आवर टारगेट वेरिएबल। We should have always correlation with our target variable and non-correlation with our independent variables. This is what we know it. ठीक है, अब देखो, जैसे कि एम्बिएंट प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नॉट प्लेइंग अ मेजर रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट एग्जॉस्ट वैक्यूम और एवरेज टेम्परेचर अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है मेरे टारगेट वेरिएबल को दिखने में, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन -0.7, इट इज ग्रेटर देन -0.7, एंड विच मीन्स कि इट इज अ गुड वेरिएबल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। अब देखो, सो whenever now it's time to create our action line, बेसिकली मैं अपना डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। सो df डॉट मैं ड्रॉप करूंगा मेरे कौन से फीचर्स को, नेट आर्ली, बेसिकली द दिस इज द फीचर आई डोंट रिक्वायर, और एक्सिस लगेगा मुझे एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, डन, और मैं उसके डॉट वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हमको लगेगा y, y में हम लेंगे सिर्फ df ऑफ हमारा टारगेट कॉलम डॉट उसकी वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, डन। नाउ दिस इज नाउ दिस इज व्हाट आवर एक्स एंड वाई लुक्स लाइक। ठीक है, अभी एक्स देख लेते हैं, सबसे पहले एक्स कैसे दिख रहा है। ठीक है, एक्स बेसिकली ऑल द 4 कॉलम्स वी हैव इट। ठीक है, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एग्जॉस्ट और एवरेज टेम्परेचर, दिस आर द 4 कॉलम्स वी हैव इट। इसका जो ये है ये ऐसा रहेगा, एवरेज टेम्परेचर, एग्जॉस्ट वैक्यूम, एम्बिएंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस आर द 4 कॉलम्स। और अगर मैं y देखने की कोशिश करता हूँ तो y में मेरा टारगेट वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा, दैट इज व्हाट नेट आर्ली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, दिस इज व्हाट माय y लुक्स लाइक। चलो ठीक है, सपोज इट्स एनीथिंग एवरीथिंग इज डन, तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमारा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले x अंडरस्कोर ट्रेन, फिर उसके बाद में x अंडरस्कोर टेस्ट, फिर उसके बाद में y अंडरस्कोर ट्रेन, उसके बाद में y अंडरस्कोर टेस्ट, दिस इज व्हाट ऑलरेडी वी नो। फिर ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट हम कर देते हैं, और उसके बाद में हमारा जो डेटा है वो हम पास करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है मेरा x वेरिएबल, फिर उसके बाद में भी है y वेरिएबल, और उसके बाद में मैं टेस्ट साइज टेस्ट अंडरस्कोर
साइज देना चाहता हूँ, टेस्ट साइज में देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग 2, ठीक है। फिर उसके बाद में 0.2 एंड आफ्टर दैट वी नीड टू पास सम रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 एज यूजुअल हम दे देते हैं। तो हमने ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट हमने ये तो बना दिया है। नाउ लेट्स चेक द शेप ऑफ इट, शेप बराबर है क्या। सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, उसके बाद में एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, उसके बाद में वाई अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। अगर ये तीनों का भी शेप आ रहा है तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इट इज 7654/4, ठीक है, करेक्ट है। इट इज 1914/4, बिल्कुल सही है। और इट इज 7654, करेक्ट, क्योंकि एक सिंगल एरर रहेगा बिकॉज इट इज जस्ट एन टारगेट वैल्यू, ठीक है। अब नाउ वी हैव क्रिएटेड आवर ओन डेटा, बट हमने एक चीज हमको याद करनी है कि whenever we are creating and whenever we are passing a data to the model, it should be into the scaled form। शायद फिर वो नॉर्मलाइजेशन रहे या फिर वो स्टैंडर्डाइजेशन रहे, ठीक है। अब देखो, सो लेट्स कंसीडर अगर मुझे कोई डेटा को नॉर्मलाइज करना है, सो सिंपलेस्ट या फिर इजीएस्ट वे क्या है, वो डेटा को डिवाइड कर देना बाय टू, इन शॉर्ट मीन और मैक्स से, ठीक है। या फिर नॉर्मलाइजेशन की हमारे पास टेक्निक है, वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे फीचर स्केलिंग ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फीचर स्केलिंग टेक्निक सिर्फ हमारे पास नॉर्मलाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ये दो टेक्निक्स ये बहुत है। जैसे कि वी कैन यूज logarithmic scale also, we can use cube root, we can use square root, we can use again what we have reciprocal, ठीक है। सो बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं। सो फ्रॉम sklearn dot pre-processing import standard scalar, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट इज बीन कंप्लीटेड। सब स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्केलर ले लेते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया है। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा डेटा पास करना पड़ेगा। तो ट्रेन के ऊपर हम क्या करेंगे, फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों करेंगे, और टेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर में स्केल्ड डेटा लिख देता हूँ, एक्स अंडरस्कोर स्केल्ड अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड, यानी ये मेरा क्या हो गया, स्केल्ड डेटा हो गया बेसिकली। एसएस यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट है, डॉट फिट अंडरस्कोर एस फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसको करना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को करना है, ठीक है। एक्स ट्रेन स्केल्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ही एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, इसको करेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को करेंगे ओनली, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन। इसको रन कर देते हैं, करेक्ट। अभी हम एक्स ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड को देख लेते हैं, एंड दिस इज हाउ द स्केल्ड वैल्यू लुक्स लाइक। या फिर मैं अगर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को देखता हूँ सिर्फ, तो यू वुड बी सेइंग कि अभी ये वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। दिस आर द स्केल्ड वैल्यूज, यू कैन सी 25.24 is getting converted into 0.74 something, और वैसे ही 63 की वैल्यू 0.72, 1011 की वैल्यू -0.32, these are something, it is the values are being scaled into the standard scalar format। स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर मुझे मॉडल कल डिप्लॉय करना है तो, ठीक है। चलो नो वरीज। तो सबसे पहले अभी हमको कुछ टेंसर फ्लो के रिक्वायरमेंट्स लगेंगे। जैसे कि अगर मॉडल मुझे बनाना है तो सिक्वेंशियल लगेगा। सो फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट keras डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सिक्वेंशियल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन वी वुड बी रिक्वायरिंग लेयर्स फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट keras डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेप्थ, ठीक है। अगेन हम कॉल बैक्स लगेगा। सो फ्रॉम स्टॉप, ठीक है।
So this is what we have imported. It would be requiring for our building the model. चलो ठीक है. Now let's see. तो अभी सबसे पहले हम जैसे इसके पहले हम कैसे बनाते थे, हम मॉडल बनाते थे सिक्वेंशियल के अंदर ये सब चीजें लिखते थे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि मॉडल उसी तरीके से बन सकते हैं, मॉडल डिफरेंट वे में भी बन सकता है. सो अगर नाउ लेट्स बिल्ड एन आर्किटेक्चर, लेट्स बिल्ड एन आर्किटेक्चर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉडल एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, मॉडल सिक्वेंशियल. अब कल हम कैसे कर रहे थे, मॉडल इक्वल्स टू tf डॉट keras डॉट सिक्वेंशियल, tf डॉट keras डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल ऐसे लिख रहा था, बट अब मैं डायरेक्टली सिक्वेंशियल ले रहा हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद में मॉडल डॉट ऐड, मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट ऐड. सबसे पहले मैं मेरी फर्स्ट लेयर बनाना चाहता हूँ, मैं डेंस लेयर देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट लेयर मेरी जो रहेगी बेसिकली इट इज फर्स्ट लेयर डेंस लेयर. डेंस लेयर में नंबर ऑफ यूनिट्स मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू मैं 64 लेता हूँ. ठीक है, डन. उसके बाद में एक्टिवेशन इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ रेल. ठीक है, इट्स अ बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिवेशन फंक्शन, तो उसी को हम ले लेते हैं. तो मॉडल को सबसे पहले इनपुट आएगा, और इनपुट आने के बाद वो हिडन लेयर 1 में जाएगा. हिडन लेयर 1 में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने 64 है, और एक्टिवेशन हमने यूज किया है रेल. तो वैसे ही मैं हिडन लेयर 2 भी बनाना चाहता हूँ, उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखना चाहता हूँ मैं 32, और एक्टिवेशन रेलू ही रखना चाहता हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद में मैं एक लास्ट लेयर बनाना चाहता हूँ, और लास्ट में रिग्रेशन की बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू 1 रहेगा. और एक्टिवेशन रेलू तो रह नहीं सकता है, क्योंकि रेलू नेगेटिव के लिए 0 आउटपुट दे देगा, सो इट इज ऑफ नो यूज. करेक्ट. तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैं रखूंगा इतना, मॉडल डॉट ऐड डेंस नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू 1. सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट हिडन लेयर, फर्स्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट माय सेकंड हिडन लेयर. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट माय आउटपुट लेयर. सर go ahead. सर अभी हमारे डेटा फ्रेम में वी हैव 4 इनपुट फीचर्स, राइट? करेक्ट. तो इट डजंट मैटर कि हिडन लेयर में कितने ये हो न्यूरॉन्स हो. जैसे आपने पहले 64 लिया, दूसरा हिडन लेयर में 32 लिया. बिल्कुल. और इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं इस केस में सर? एंडलेस. अभी Endless. राइट नाउ वी हैव 4. करेक्ट है. देखो, सो अगर मेरे डेटा सेट में 4 फीचर्स है, तो ऑब्वियसली वो 4 रहेगा. करेक्ट है. बट अगर मेरे पास लेट टुमारो सपोज वी आर बिल्डिंग अ मॉडल, और उस वक्त मेरे पास 25 फीचर्स है, तो वो 25 फीचर्स एज अ इनपुट कंसीडर करेगा. करेक्ट. बट देखो, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने पहले 4 एज अ इनपुट पास किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 5 एज अ इनपुट पास किया. ऐसे नहीं हो सकता. इनपुट मस्ट बी कांस्टेंट. आप जो भी पास कर रहे हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है. ठीक है. हेलो सर. यस. हेलो Go ahead. सर, ये जो आउटपुट लेयर है वहाँ पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन ये दिया नहीं सर, लेकिन वो तो बाय डिफॉल्ट रेलू ही लेगा ना सर, तो वहाँ पे भी तो डेड न्यूरॉन का इश्यू हो जाएगा. ये आउटपुट लेयर है ना मेरा. हाँ. आउटपुट लेयर उसको समझ जाएगा. चलो ठीक है, मैं उसमें लीनियर भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर मैं लीनियर सबसे पहले, ठीक, लीनियर लिख देते हैं. ओके, लेट अस राइट आफ्टर दिस. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना एक आर्किटेक्चर बना दिया. फिर उसमें फर्स्ट लेयर एज फर्स्ट लेयर नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू 64, एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेलू लिया है. इसमें सेकंड लेयर, फिर उसमें हमने 32 न्यूरॉन्स, एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेलू लिया है. और उसके बाद में थर्ड लेयर एक्टिवेशन इक्वल्स टू लीनियर, वो ले लेंगे. ठीक. ओके, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. लेट्स कंपाइल द मॉडल. ठीक है, कंपाइल करते हैं. सो मॉडल डॉट कंपाइल. उसके बाद में लॉस, मैं लॉस कौन सा यूज करना चाहता हूँ, लॉस इक्वल्स टू हम यूज करते हैं मीन अंडरस्कोर स्क्वायर अंडरस्कोर एरर. ठीक है, ये हम लॉस यूज करना चाहते हैं. सो उसके बाद में ऑप्टिमाइजर. या सर, आपने इसमें इनपुट लेयर नहीं लिया ना? सी let's go with the simple examples first. ओके. और सर इसके साथ एक क्वेश्चन और भी था कि कभी ऐसे कि हम जैसे आपने फर्स्ट उसमें डेंस लिया, तो वहां पर डेंस का क्या मीनिंग आता है ऐसे?
ठीक है, देखो अब सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मॉडल डॉट एड tf डॉट keras डॉट layers डॉट डेंस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मॉडल डॉट एड tf डॉट keras डॉट layers डॉट इनपुट, और उसमें शेप लिखा है मैंने। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सेम स्टेटमेंट कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, मॉडल मैं लिखता हूँ मॉडल डॉट एड tf डॉट keras डॉट layers डॉट इनपुट, और उसके बाद में शेप इक्वल्स टू मैं 4 लिख देता हूँ, और इनपुट लेयर उसका नाम दे देता हूँ इनपुट लेयर, और उसके यहाँ पे नेम दे देता हूँ दिस इज व्हाट माय हिडन लेयर, हिडन अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर 1। और वैसे ही यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कॉमा नेम इक्वल्स टू हिडन अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर 2, और ये मेरा है कॉमा नेम इक्वल्स टू हिडन अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर, sorry this is not hidden there, this output layer. is output layer, output underscore layer underscore जो भी आउटपुट लेयर एक ही रहेगा। अब देखो नो, ये अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूं तो भी इट विल बी द सेम आर्किटेक्चर। अगर मैं कमेंट अगर नहीं रखता भी हूं तो भी इट विल बी द सेम आर्किटेक्चर। इसको नंबर ऑफ इनपुट्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि कॉमा इनपुट अंडरस्कोर शेप इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ 4 कॉमा, स्टिल इट विल बी द फाइन, स्टिल इट विल वर्क द सेम। मॉडल का लिखने का तरीका अलग अलग है बट इट इज वर्किंग द सेम वे एज वी हैव ऐसा। सर अगर हमने Okay. सपोज वहाँ पे इनपुट से 5 लिखा, विल इट हाँ, वर्क? हाँ लिखा, हाँ फिर आगे तो वर्क होगा क्या इनपुट का कैसे शेप? वर्क होगा? लाइक आप फीचर्स अगर 4 पास कर रहे तो कैसे वर्क होगा? यू थिंक अबाउट इट। मैं लिस्ट के ऊपर ट्यूपल का ये कर सकता हूँ क्या, हम एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। लिस्ट इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, और उसके बाद में मैं लिस्ट में फंक्शन यूज करता हूँ लिस्ट ls डॉट अपर। अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो ये क्या एरर देगा, एट्रीब्यूट एरर देगा ना। तो यही सेम फंक्शन, यही सेम रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। जो जिसकी फंक्शनलिटी है वो वहाँ पे यूज होगी, जो नहीं है उसकी फंक्शनलिटी वहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Number of features is equal to number of input. ऐसा होगा। Obvious, number of features हाँ, equals to number of neurons into the input layer. Yeah. We didn't see the features actually. Again, anybody with any questions? सर एक और क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा। जैसे अभी तो हम यहाँ पर इनपुट शेप नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि फॉर इनपुट है, शेप जो है इनपुट का वो 5 है या? देखो, so it's not मैंडेटरी कि मैं यहाँ पे इनपुट शेप डिफाइन करूँ। अगर मैं डिफाइन करता भी हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं भी डिफाइन करता हूँ दैट्स एन इनपुट लेयर, दैट्स नॉट एन हिडन लेयर। इनपुट लेयर तो कितने भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रह सकते हैं ना, हिडन लेयर तो दिस आर व्हाट द कंप्यूटेशनल लेयर्स, ये बेसिकली कैलकुलेट कर रहे सब चीजें। यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़, यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ पे 64 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने छोड़ दिया, मैं बोलता हूँ कि नो दिस इज नॉट, मैं ये पास नहीं करूंगा। अभी इसको रन करके देखते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो मॉडल डॉट दैट डेंस एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेलू नेम इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पे ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, डेंस डॉट इनिट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इनिट यूनिट्स। अभी ये मैंडेटरी था, इसी वजह से वो बोल रहा है कि 1 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू यूनिट्स, यानी कुछ तो भी मिसिंग है। बट वही मैंने इनपुट शेप मिसिंग दिया है तो वो बोला है कि उसने नहीं, दैट मीन्स वो इनपुट अपने हिसाब से कंसिडर कर सकता है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि इनपुट हर बार चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जहाँ पे इनपुट चेंज होता है वहां पे अलग टाइप के यानी बेसिकली नेटवर्क्स यूज होते हैं, जैसे कि जो वहाँ पे RNN यूज होते हैं। देखो, सो अगर मेरे पास फीचर X1 से लेके X4 है,
x1, x2, x3 और x4 फीचर्स है। तो ये फीचर्स मेरे एंटायर डेटा सेट के लिए कभी चेंज नहीं होगी। मेरे कितने भी रिकॉर्ड्स आए, कितने भी रिकॉर्ड्स जाए, वो x1 से लेकर x4 यानी टोटल 4 फीचर्स ही रहेंगे। बट अगर मैं ट्वीट्स या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसे इस पे कभी वर्क कर रहा हूँ, तो बेसिकली ट्वीट्स में कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि वो गुड लिखे सिर्फ, और ऐसा कोई बंदा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके और बताने की कोशिश करे कि दिस इज गुड, ठीक है। या फिर किसी ने सिर्फ गुड लिखा है और किसी और बंदे ने लिखा है मूवी इज गुड। तो कैन यू टेल मी, इफ सपोज मैं 1 नंबर पास करता हूँ, 3 नंबर पास करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला न्यूरल नेटवर्क वर्क करेगा क्या? यहाँ पे इनपुट इक्वल्स टू 1 है और इनपुट इक्वल्स टू 3 है, विल इट वर्क? Yes. यस, नो, एनीथिंग? नो Yes. सर। Yes. कोई यस वाला है? Yes, sir. कैसे वर्क करेगा बताओ? सर क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट फीचर जितनी भी है वो तो खुद ही कंसीडर करें ना, हम लोग तो डिफाइन करें सिर्फ डेल्स के अंदर वहां से। अच्छा, यानी आपका ऐसा कहना है कि मैं पहले सिर्फ x1 पास कर देता हूँ और उसके बाद में मैं x1 से लेके नेक्स्ट कभी कोई रो आएगी तो x1 से लेके x100 पास कर देते हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? वो तो सिर्फ इनपुट तो एक ही बार होगा ना, डिफाइन तो एक ही बार हो सकता है। डेटा फ्रेम में आपने कभी डेटा फ्रेम ऐसा देखा है क्या कि फर्स्ट रो में सिर्फ 2 कॉलम्स है और सेकंड रो में 10 कॉलम्स है? ऐसा कभी डेटा सेट आपने देखा है क्या? So when it comes to this review also, इसमें फर्स्ट एक सिंगल लेटर है एंड हियर दिस इज 3 लेटर्स। अगर इसका हम टोकनाइजेशन भी करते तो फर्स्ट में सिर्फ 1 लेटर हो गया, सेकंड में 1, 2, 3 ऐसे 3 लेटर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैसे ये न्यूरल नेटवर्क सेंड करूंगा? सबसे पहले मैं एक के इनपुट लेयर 1 रखूंगा और सेकंड रिकॉर्ड इनपुट लेयर 3 रखूंगा न्यूरॉन्स। ऐसे कैसे हो सकता है? आर्किटेक्चर थोड़ी ना हर बार बदलेगा, आर्किटेक्चर वंस इट इज डिफाइंड, करेक्ट। तो इसके हम क्या करते थे फिर एनएलपी में क्या करते थे? हम टाइम स्टेप पे सेंड करते थे। तो अगर मुझे पहला रिकॉर्ड सेंड करना है तो वो सिर्फ फर्स्ट टाइम स्टेप पे जाता है, सेकंड जाना है तो वो फर्स्ट टाइम स्टेप, सेकंड टाइम स्टेप, थर्ड टाइम स्टेप, ऐसे काम करता है करके एनएलपी इज वर्किंग वेरी डिफरेंटली देन डीप लर्निंग। पीछे का बैकएंड कोड विल बी द रिमेनिंग द सेम, बट यहाँ पे कैसा होता है? रिकॉर्ड एक साथ जाते हैं, वहां पे रिकॉर्ड एक साथ नहीं जाते, वहां पे टोकनाइज होके सिंगल डिजिट जाता है। और अगर आपने कभी इफ सपोज यू हैव सीन आरएनएन का अगर आर्किटेक्चर देखा होगा तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वहां पे टाइम स्टेप से काम कैसे चलती है। ये देखो, ये आर्किटेक्चर आरएनएन का है। x0 पहले पास होगा, करेक्ट। दिस इज अगर सिर्फ एक ही, लेट्स कंसीडर एक ही है, सिर्फ मूवी है तो ऐसा कुछ तो भी रहेगा सिंगल। अगर मूवी इज गुड है तो इसका मतलब पहले मूवी जाएगा x0 पे, फिर x1 पे इज जाएगा, फिर गुड जाएगा x2 पे, ऐसा रहता है। वहां पे टाइम स्टेप पे चीजें चलती है, यहाँ पे टाइम स्टेप पे चीजें नहीं चलती है यहाँ पे। ओके सर। सर एएनएन में कांस्टेंट इनपुट लेंथ रहता है, आरएन में वेरिएबल इनपुट लेंथ रहेगा क्या? वेरिएबल इनपुट लेयर रहता है वहां पे इनपुट बेसिकली टाइम स्टेप पे चलता है। ओके। वहां पे इनपुट टाइम स्टेप पे चलता है, यहाँ पे इनपुट टाइम स्टेप पे नहीं चलता है। ठीक है, लेट्स कंपाइल दी मॉडल। अभी मॉडल कंपाइल करते हैं तो ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर देते हैं। एडम इज द ऑप्टिमाइजर, मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। और उसके बाद में अगर मुझे कोई मैट्रिक्स यूज करना है, यूज कर सकते हैं हम मैट्रिक्स MAE यूज कर लेते हैं। नाउ लेट्स कंपाइल द मॉडल। मैंने मॉडल को कंपाइल कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू फिट द मॉडल। ठीक है, सो सबसे पहले मॉडल डॉट फिट कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले फिट करेंगे। सबसे पहला x जो मेरा डेटा है वो क्या है? x अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड है, करेक्ट। फिर उसके बाद में मेरा y डेटा क्या है? y इक्वल्स टू y अंडरस्कोर ट्रेन।
ट्रेन डेटा स्केल्ड नहीं हो सकता है। फिर इपॉक्स, मैं 100 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना चाहता हूँ मॉडल को राइट नाउ। फिर उसके बाद में मैं बैच साइज इक्वल टू 32 डिफाइन कर देता हूँ। और उसके बाद में वैलिडेशन डेटा, मेरे पास टेस्ट डेटा पेंडिंग है तो मैं इसको वैलिडेशन के लिए दे देता हूँ। तो x अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केल्ड, और उसका एट द सेम टाइम y अंडरस्कोर टेस्ट टारगेट भी दे देते हैं। फिर उसके बाद में वैलिडेशन डेटा के बाद कॉल बैक्स इक्वल मैं डिफाइन कर सकता हूँ EAR अर्ली स्टॉपिंग मैं डिफाइन करता हूँ कॉल बैक। और मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, मॉनिटर इन द सेंस मैं कौन से वेरिएबल को मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं वैल लॉस को मॉनिटर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा वैल लॉस कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है तो मुझे कब तक रुकना है, ये मैं बोलता हूँ कि मुझे मैं पेशेंस सिर्फ 5 इपॉक्स के लिए रखूंगा, या फिर फिलहाल हम थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, 10 इपॉक्स रख देते हैं। इसका मतलब है कि 10 इपॉक्स तक अगर मेरा वैल्यू लॉस डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली रुक जाऊंगा। सो नो नीड टू ट्रेन द मॉडल फॉर 100 इपॉक्स। अगर मॉडल इन शॉर्ट मुझे ऐसा दिखता है कि 50 इपॉक्स के बाद वैल्यू लॉस इंक्रीज नहीं हो रहा है 50 से लेके 60 इपॉक्स तक, तो ऑटोमेटिकली मॉडल रुक जाएगा 60 इपॉक्स, ठीक है। नो नीड टू ट्रेन मॉडल फॉर सच अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं हम, and it has started running। अभी देखो, अभी ये हमारे रिजल्ट्स थोड़े धीरे धीरे जनरेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारा डेटा साइज बड़ा है। तो जितना बड़ा आपका डेटा साइज रहेगा वैसे वैसे बड़ा, इन द सेंस इट जस्ट अ 10,000 डेटा सेट, वन इफ सपोज इट्स इनटू द मिलियंस, देन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर वन इपॉक आल्सो, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हमको देखो लॉस, दिस इज अ लॉस फॉर, ठीक है। सो दिस इज द लॉस फॉर अवर ट्रेनिंग डेटा एंड दिस इज द लॉस फॉर अवर टेस्टिंग डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 77438 एंड दिस इज 168494, ठीक है। अब जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली लॉस ये हमको कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का दिखना चाहिए, यही ऑप्टिमाइजर का काम है। अभी देखो, अभी 4450 इपॉक्स चल रहा है, अगेन इट इज गोइंग डाउनवर्ड इटसेल्फ मॉडल। अभी इसने क्या किया, ये 68 इपॉक पे रुक गया। मैंने मॉडल ट्रेनिंग के लिए कितना इपॉक दिया था, मैंने बोला था कि 100 इपॉक्स तक ट्रेन करो, बट ये 68 इपॉक पे रुक गया। दैट मीन्स इसने कुछ तो भी एक क्राइटेरिया लिखा और वो क्राइटेरिया के ऊपर रुक गया। बट वो क्राइटेरिया कौन सा डिफाइन किया था मैंने डिफाइन किया था कॉल बैक्स। मैंने बोला था कि अर्ली स्टॉपिंग अगर मॉनिटर करते हैं वैल लॉस, और वैल लॉस अगर 10 इपॉक्स तक अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो ऑटोमेटिकली तुम मॉडल को रोक दो। और वैसे ही कुछ हुआ होगा, चलो देखो 3.25, 3.25, 3.4, 3.3, 3.2, 3.7, 3. ये वाला वैल्यू लॉस है, सेम है 17, यू कैन सी 17, 18, 17, 17, ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस हमको नहीं दिख रहे। यू कैन सी 3, 3, 3 मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, दिस आर द मैट्रिक्स, ठीक है। 3 कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहा और ऑटोमेटिकली वो समझ गया नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप द मॉडल, और उसने ऑटोमेटिकली मॉडल को स्टॉप कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अर्ली स्टॉपिंग का काम क्या है इन ऑर्डर टू स्टॉप द मॉडल। अगर कोई क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो कुछ भी क्राइटेरिया रह सकता है। सो मैं एक एक्यूरेसी भी पास कर सकता हूँ कि अगर मुझे इतनी एक्यूरेसी मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली तुम मॉडल को स्टॉप कर दो। मैं चाहूँ तो मैं पेशेंस को बढ़ा भी सकता हूँ, मैं पेशेंस को कम भी कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी मैं कितना और रुक सकता हूँ, ठीक है। तो यूजुअली पेशेंस कुड बी 10-15 इपॉक्स, नॉट मोर दैट, ठीक है। उतना ही पेशेंस रखा जाता है, ठीक है। अभी जो हमको रिजल्ट्स मिला है वो रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं pd.data frame, so model.history so this is what the matrix we have got, model.history. अगर मुझे इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं चाहिए या फिर मुझे बेसिकली लॉस और सिर्फ वैल लॉस चाहिए, जैसे लॉस और वैल लॉस चाहिए, सिर्फ एमएई या फिर वैल एमएई नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर यूज किया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। लॉस में देखना मीन स्क्वायर्ड एरर यूज किया, देखो सपोज यू सी द लॉस, दिस इज मीन स्क्वायर्ड एरर, और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स यूज किया। मैट्रिक्स को अगर मैं हटा देता हूँ, दैट मीन्स वी विल बी गेटिंग जस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और मैं अभी हिस्ट्री को अगर देखता हूँ तो वहां पे सिर्फ हमको मीन स्क्वायर्ड एरर दिखेगा,
वैलिड ट्रेनिंग डेटा के लिए और वैलिडेशन के लिए. सो इट स्टार्टेड विथ नियरली 16,000 समथिंग एंड इट एंडेड ऑन जो भी नियरली whatever it could be the number 1920 something could be the number. आर्किटेक्चर को फिर से एक बार रन कर देते हैं. एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड विथ फिट ओनली. सर यहाँ पे कॉलबैक्स के डिफरेंट एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? किसके? कॉलबैक्स. कॉल बैक्स की बहुत एप्लीकेशन है. आपको जिस तरीके का बेसिकली उस पर क्राइटेरिया रखना है मॉडल के ऊपर, आप उस तरीके का क्राइटेरिया रख सकते हैं. सो अगर कॉल बैक्स में आपको देखना है कि किस तरीके के what methods are there into the callbacks, you can see it here. अभी देखो सबसे पहले अर्ली स्टॉपिंग है. अर्ली स्टॉपिंग के लिए कॉलबैक इज लाइक अ क्लास. अभी देखो मॉनिटर मिन डेल्टा पेशेंस वर्बोस मॉड ऑटो बीस, ये कुछ काम नहीं है. ये काम का है रिस्टोर बेस्ट अंडरस्कोर वेट्स और फॉल्स. ठीक है, राइट नाउ इट इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स. अभी क्या हो सकता है कि इफ इन केस जैसे कि अगर मैंने ये मॉडल रन किया, ठीक है, अभी ऐसा हो गया कि ये मॉडल इतना बड़ा रन हुआ है और ये पेशेंस की वजह से रुक गया है मॉडल अभी. सो आई कैन सी कि मैंने पेशेंस डिफाइन किया था 10 इपॉक्स के लिए और ऑटोमेटिकली ये मॉडल अभी स्टॉप हो गया. बट ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 10 इपॉक में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मॉडल में ऐसा कोई तो भी इपॉक हो जिसमें और अच्छी एक्यूरेसी हो, यानी सबसे कम लॉस हो. ऐसा हो सकता है. पॉसिबल केसेस थे, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे 16 का दिख रहा है वैल लॉस और यहाँ पे लॉस 19 का दिख रहा है, ऐसा कुछ तो भी. सो लेट्स कंसिडर नाउ दिस इज द 75th इज द बेस्ट इपॉक. अगर मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया, ये मॉडल में इतना रन हुआ है 80-85 तक, बट 75th इज द बेस्ट इपॉक. तो अगर मैं मॉडल को सेव करता हूं तो ये मॉडल कभी भी लास्ट इपॉक का वेट सेव करता है. लास्ट इपॉक में जो भी वेट रहेगा वो सेव करेगा. बट अगर मैं बोलता हूँ कि ये रेस्टोर बेस्ट वेट्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, 75th इपॉक में जो आपको सबसे कम लॉस मिला था ना, वो उस इपॉक का डेटा सेव करेगा. बेसिकली वो वेट्स एंड बायसेस जो 75th इपॉक में थे वो सेव करेगा. ऐसा तो रेस्टोर वेट्स वेस्ट उसके लिए काम में आते हैं. ठीक है, मॉनिटर जो भी क्वांटिटी आपको मॉनिटर करनी है उसके लिए मॉनिटर लिखते हैं. मीन डेल्टा, बेसिकली मीन डेल्टा का मतलब होता है कि आपको कितना प्लस और कितना माइनस ये चेंजेस चाहिए. सो बेसिकली अगर मैं प्लस माइनस 0.5 का मीन डेल्टा देता तो या फिर 2 का मीन डेल्टा देता तो इसका मतलब है कि मैं ऊपर के साइड 2% और नीचे के साइड 2% ऐसा. सो बेसिकली हम एक्यूरेसी के मॉडल में मीन डेल्टा देते हैं. पेशेंस का मतलब हमने देखिए, सो मॉडल कब तक वो वेट करेगा, दैट इज व्हाट पेशेंस. वर्बोस का मतलब है कि बेसिकली डेटा प्रिंट करना है या नहीं आपको, दैट इज वर्बोस. ठीक है, इवन यू वांट टू अंडरस्टैंड हियर, देखो यहाँ पे भी लिखा है मॉनिटर क्वांटिटी टू बी मॉनिटर्ड. मीन डेल्टा का मतलब है मिनिमम चेंज इन द मॉनिटर्ड क्वांटिटी टू क्वालिफाई इट एज अ इंप्रूवमेंट. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम चेंज इन मॉनिटर्ड क्वांटिटी टू क्वालिफाई एज एन इंप्रूवमेंट. अगर मैं +2 और -2 के बीच में अगर देखता हूँ और ऐसा होता है कि सिर्फ डेटा उसी के बीच में फ्लो कर रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसको रोक दो. पेशेंस नंबर ऑफ इपॉक्स विथ नो इंप्रूवमेंट्स, यही देखे हमने कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो पेशेंस ऑटोमेटिकली काम में आ जाता है. फिर वर्बोस का मतलब है कि बेसिकली वो डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, ये छोड़ दो भी इस लाइन. रेस्टोर वेट्स वेट, देखो whether to restore the model weights from the epoch with best value of the monitored quantity. ठीक है, यानी best value of the monitored quantity. If false, यानी if false अगर है by default, the model weights obtained at the last step of training are used. अगर by default तो false, इसका मतलब क्या होता है कि मॉडल का जो लास्ट वेट रहता है वो यूज होता है. An epoch will be restored regardless of the performance relative to the baseline. If no epoch improves on the baseline, the training will run for the patient's epoch and restore the base weight from the best epoch in that set. इसका मतलब है कि जो भी बेस्ट इपॉक रहेगा वो सेट में वो उसका रेस्टोर कर देगा. ऐसा, दिस इज व्हाट द रेस्टोरेशन, रेस्टोर फॉर द बेस्ट वेट इज यूज. अब यूज कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बेसिकली मेंशन किया. अगर आपको कॉलबैक्स का क्लास बनाना है, सो बेसिकली मुझे बहुत सारे कॉलबैक्स देना है, तो मैं बहुत सारे कॉलबैक्स भी दे सकता हूँ. जैसे लर्निंग रेट शेड्यूलर भी रहता है. ठीक है,
अगर मुझे जैसे कि सपोज यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, देन यू मस्ट नो दैट कि हम हर बार क्या करते थे, एक स्टेज क्लियर होने के बाद वो स्टेज को सेव कर देते थे, बेसिकली एक चेक पॉइंट रखते थे। तो वैसे ही मॉडल में भी होता है मॉडल चेक पॉइंट, वैसे ही मॉडल में भी होता है मॉडल चेक पॉइंट। मैं अगर कोई एक चेक पॉइंट क्लियर करता हूं तो मैं उसको सेव कर देता हूँ मॉडल चेक पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इट। इसको आगे देखेंगे कभी। नाउ लेट्स सी दिस पार्ट। ठीक है, सो मैंने वैल लॉस और लॉस को ले लिया है एक डेटा फ्रेम में। चलो ठीक है, ये मॉनिटर्ड क्वांटिटी को सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। सो plt डॉट स्टाइल डॉट यूज ggplot pd डॉट डेटा फ्रेम डॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री प्लॉट टेन बना हो जाएगा 6,5। ठीक है, बहुत ही छोटा हो गया है। Now this is what our actual the loss looks like. तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरे नियरली जो भी है यहाँ पे 5 या 6 इपॉक है, 5-6 इपॉक्स के बाद में ही मेरा लॉस ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। दिस इज व्हाट वी कैन सी। और उसके बाद में मैं सिर्फ मॉडल को ट्रेन करते जा रहा हूँ और उसमें कुछ ज्यादा स्पेसिफिक मुझे इंप्रूवमेंट्स दिख नहीं रही है लॉसेस में। इसका मतलब हमने मॉडल को नियरली 85 बॉक्स तक जो भी है ट्रेनिंग किया है और इतना हमको ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ताकि इसका मतलब है कि हमको मॉडल को इतना ट्रेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वी कैन ट्रेन नियर टिल 20 बॉक्स ऑल्सो एंड वी कैन गेट इनफ रिजल्ट्स फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइंस दिख रही है, एक लॉस के लिए एक वेल लॉस के लिए। दिस इज व्हाट, अब ये दोनों भी लाइंस जो है दिस इज गोइंग हैंड इन हैंड। इसका मतलब है कि हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओवर फिटिंग का बिल्कुल भी इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ओवर फिटिंग का इशू रहता तो ये दोनों लाइन डिफरेंट वे में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते थे। तो ओवर फिटिंग हमारे लिए अभी फिलहाल एक इशू नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर मैं मॉडल डॉट इवैल्यूएट कर लेता हूँ इसके ऊपर, बेसिकली ट्रेन के ऊपर भी कर सकते हैं, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड, और उसका जो टारगेट है वाई अंडरस्कोर ट्रेन है। और वैसे ही हम टेस्ट के ऊपर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ठीक है, तो दिस इज 18.37 और देखो यहाँ पे 19.70। ट्रेन और टेस्ट का बिल्कुल जो इवैल्यूएटेड रिजल्ट है वो बिल्कुल नियरली द सेम। ठीक है, इट मींस द मॉडल इज वर्किंग फाइन फॉर अस। उसमें कोई भी हमको फिलहाल कुछ भी चेंजेस या फिर हमको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली ट्रू वैल्यूज और प्रेडिक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। ट्रू वैल्यूज और प्रेडिक्शन का मतलब क्या है कि जो मॉडल में ऑलरेडी डेटा फ्रेम में हमारे पास ट्रू वैल्यू है और मैंने जो प्रेडिक्शंस दिया है मैं वो चेक करना चाहता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि एप्पल की जो कॉस्टिंग है वो 110 रुपीज पर एप्पल है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट है। और मैं जब इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं इसको प्रेडिक्ट 11 करूँ, तो बेसिकली मेरा लॉस या फिर जो भी एरर रेट है वो कितना है, 1 का एरर रेट है। अभी हम यही करने की कोशिश करते हैं कि मेरा एक्चुअल जो है वो 10 है, प्रेडिक्टेड इक्वल्स टू 11 है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसे चल रहा है मेरा लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। तो प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, किसका भी ले सकते हैं, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्केल्ड का ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक प्रेडिक्शंस अंडरस्कोर डीएफ बना देते हैं, जैसे कि प्रेडिक्शंस अंडरस्कोर डीएफ। ठीक है, फिर उसके बाद में पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम एनपी डॉट राइवल यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेडिक्शंस। ठीक है, फिर एक कॉलम का नाम, कॉलम्स इक्वल्स टू कॉलम का नाम दे देते हैं प्रेडिक्शंस। ठीक है,
अब ये हो गया प्रेडिक्शंस और मुझे यूज करना पड़ेगा एक कंपेयर df compare underscore df equals to pd dot concat से हम दो डेटा फ्रेम को मर्ज कर लेते हैं। सो सबसे पहले कॉन्कैट करेंगे हम pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम में y अंडरस्कोर टेस्ट, जिसमें कि हमारे पास जो भी वैल्यूज है y अंडरस्कोर टेस्ट, कॉमा कॉलम्स, ये कॉलम्स का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ट्रू वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा प्रेडिक्शन डीएफ है उसको ऐड कर देते हैं, प्रेडिक्शन, बेसिकली दिस वन, प्रेडिक्शन डीएफ, और उसके बाद में कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले ट्रू वैल्यूज और उसके बाद में उसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है वो लेने की कोशिश की। यहाँ पे क्या गलत है, np डॉट ट्रैवल प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन डीएफ ट्रू वैल्यूज, और उसके में अभी हम कंपेयर डीएफ देख लेते हैं अपना, उसमें से समझ में आ गया। देखो, now the true value is what 433.27, that's a net energy electrical output, और predicted value क्या है मेरा 434.62 है। इसका मतलब मेरा एरर रेट बहुत ही कम है, नियरली इट इज 1 पॉइंट समथिंग एज द एरर रेट। तो ये क्या हो गया, मेरा रेसिडुअल हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट होगा तो हमको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो, so now you must have learned linear regression बहुत डिटेल में। Now this is how our true values look like and this is how our prediction look like. So you must have learned what are the assumptions of linearity, can you tell me? Linear relation between dependent and independent variable. Okay, linearity is, ठीक है, linearity is the one assumption. Okay, again, No multicollinearity, homoscedasticity. हाँ, okay, तीन हो गए, no multicollinearity, homoscedasticity, Normality residual. ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल। अब इसमें से ऐसे कौन से असम्पशन है जो मॉडल बनाने के पहले चेक किए जाते हैं और कौन से मॉडल बनाने के बाद चेक किए जाते हैं? जैसे कि मल्टीकोलिनियरिटी वगैरह वो पहले चेक करते हैं। ओके, Linearity, मॉडल बनाने के पहले कौन से चेक किए जाते हैं? sir, no multicollinearity and linearity. नो मल्टीकोलिनियरिटी एंड लीनियरिटी, एंड मॉडल बनाने के बाद Normality of residual, because हम उसमें residual पास करते हैं, residual को प्लॉट करके देखते हैं, एंड homoscedasticity में भी residual और मतलब predicted और sorry, गॉट इट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मॉडल बनाने के पहले हम कभी भी नॉर्मेलिटी, हम लीनियरिटी एंड नो मल्टीकोलिनियरिटी चेक करते हैं। मॉडल बनाने के बाद हम कभी भी रेसिडुअल्स को चेक करते हैं, और रेसिडुअल्स हमने क्या लिखा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल्स, इसका मतलब है कि रेसिडुअल्स जो भी जनरेट होंगे इट शुड बी अवर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेसिडुअल्स। और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली वैसे ही रिप्रेजेंट करता है, इफ यू सी दिस, ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ देखना हूँ, मैंने जस्ट ये इसे ही प्लॉट किया गूगल कोलैब से, मैं खुद से भी प्लॉट कर देता हूँ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल्स बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ठीक है। Now let's see first MAE, MAC, and after that let's plot that also. ठीक है, so from sklearn dot matrix sklearn import matrix import, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी चाहिए हमको, MAE चाहिए, सो मैं लिख लेता हूँ, सो प्रिंट, तो हमारे लिए सबसे पहले MAE है, और MAE को प्रिंट करना है, तो मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और किसके बीच में चाहिए, y अंडरस्कोर टेस्ट के बीच में, और जो मैंने प्रेडिक्शंस जनरेट किया है उसके बीच में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे ही मैं मीन स्क्वायर्ड एरर भी जनरेट कर सकता हूँ, एंड अगेन व्हाट वी हैव, हम ये भी जनरेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन
squared underscore error, ठीक है. This is what mean squared error, और ये होने के बाद सर यहाँ पर मेन स्क्वायर्ड लॉगरिथमिक एरर भी चेक कर सकते हैं. बिल्कुल मीन स्क्वायर्ड लोगरिथमिक में चेक कर सकते हैं. एवरीथिंग वी कैन चेक इट. हमारे पास यहाँ पे टोटल ब्रैकेट्स कितने 3, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग MSc ME, दिस इज व्हाट MSc and this is what RMSc basically. Root mean squared error you must have understood. predictions होगा फिर वो क्या है predictions. Yes. This is what it looks like. MAE and MSc and RMSc. ठीक है. This is for the entire we have calculated. चलो ठीक है. आपको अभी explained variance जैसे R2 square you must have understand. So what is R2 square now? What is R2 square? Coefficient of determination. Coefficient of determination. Okay. ठीक है. So higher the R2 score means. ठीक है. Better So the accuracy. ठीक है. तो higher the R2 score, basically the data explains more. The data explains more about the what we can say variance. ठीक है. ठीक है. तो जितना जैसे 0.936 है, that means it's nearly 93% हम बोल सकते हैं accurate. So it is not considered as the accuracy matrix, but ठीक है, it is majorly we can say it is 90%. ठीक है. Now the problem with R2 square is like कि R2 square always increases. If suppose there is an a variable, if suppose we are adding a variable to the it, so it is always increasing. ठीक है. Where the variable is helping the predicted variable, helping the target variable or not. जैसे कि अगर मैं कुछ एक फीचर ऐड करता हूँ, x1 ऐड करता हूँ, अगर वो टारगेट के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है भी या फिर ना भी है, तो भी मेरा R स्क्वायर जो है वो इंक्रीज होता रहता है कभी भी. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फिर एडजस्टेड R स्क्वायर ये आया. एडजस्टेड R स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द R2 स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट R2 स्क्वायर इज. एडजस्टेड R2 स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स प्लॉट द रेसिडुअल फर्स्ट. ठीक है. सो लेट्स प्लॉट द रेसिडुअल ताकि हम समझ सके. ठीक है. तो plt डॉट फिक्स साइज डिफाइन कर लेते हैं 5,5. फिर उसके बाद में एसएनएस डॉट टेस्ट प्लॉट और उसमें y अंडरस्कोर टेस्ट माइनस प्रेडिक्शंस, यानी वो क्या हो जाएंगे मेरे अभी रेसिडुअल्स हो जाएंगे, और उसको बिन्स में डिवाइड कर देते हैं. नियरली 50 बिन्स ले लेते हैं. अब इसको प्लॉट करके देख फिक्स साइज. फिक्स साइज इक्वल्स टू 5/5 कर दिया मैंने. एसएनएस y प्रेडिक्शंस माइनस बिन इक्वल्स टू 50. ठीक है. Taking quite a long time. चलो तब तक हम थोड़ा डिप्लॉयमेंट का इसका देख लेते हैं. सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज हम ले लेते हैं, जैसे pip हेलो install सर. void. सर वो डिस्ट प्लॉट होता है ना, DIST. मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? SNS डॉट. ओके डिस्ट लिखा है, डिस्ट ही मिस्ड आउट हो गया. स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गए. .
अच्छा, पूरा वेरिएबल लॉस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ द रेसिडुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। ठीक है, तो कभी भी whenever we are doing regression kind of models, तो हमारे जो भी रिजल्टेंट है इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि इसका मतलब है कि सो बेसिकली वॉट एवर द फाइंडिंग्स वी आर गेटिंग इट इज फॉलोइंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वॉट एवर इट इज सेड टू बी। ठीक है, तो इट इज फॉलोइंग इट, सो दैट मीन्स कम से कम हमारे ये सब रिजल्ट सही है। ठीक है, नाउ यू इंस्टॉल दिस टू लाइब्रेरीज, पिप इंस्टॉल स्कूप्स एंड पिप इंस्टॉल ग्रेडियंट। ठीक है, ताकि हम कल डिप्लॉय कर सके। वी विल डिप्लॉय टुमारो। टुडे I think we have lost some time, but चलो ठीक है, ठीक है। Now I have just done this kind of metrics, but हमारे पास और भी metrics है, वो metrics आप सब calculate कर सकते हो। ठीक है, so if suppose you want to calculate, जैसे मैं बोलता हूँ कि R2 score calculate करना है इन कहाँ पे, in TensorFlow, so you can get simple as that। यहाँ पे देखो already देखे है tf.keras.matrix और वो निकालता है R2 score। ठीक है, so all these things are present, yes you need to search it, that's it। और कुछ करना है आपको, so let's consider, मुझे कुछ और देखना है। again what we can see, MSc, MA, RMSc, any other metrics for regression, MSc, RMSc, ME, R2 score, adjusted R2 score, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। MAP ही होता है, बराबर है, हाँ। देखो यहाँ पे है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, MAP एक फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे देखो यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, स्क्वायर एरर, लोगरिथमिक एरर। somebody asked me कि लोगरिथमिक एरर कैसे निकालते हैं, you can see here tf dot matrix मीन स्क्वायर एरर। अगर हमको अभी भी निकालना है तो we can do the same itself, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स कंसिडर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ y ट्रू हमारा क्या है, y अंडरस्कोर टेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्शंस है। रन कर देते हैं एंड दिस इज हाउ यू गेट द रिजल्ट्स। ये पूरे इसके लिए आ गया है, इसको रैपल करना पड़ेगा, np.ravel। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट द रिजल्ट्स। ट्राई इट आउट एवरीथिंग, यू नो, जो जो आपको मिलता है। नाउ दिस स्पार्स कैटेगरिकल, ये सब इसके लिए है, क्लासिफिकेशंस के लिए। ओके, so tomorrow we'll try to deploy this model जैसे इसके पहले हमने किया था Streamlit में। we'll try to deploy with some different kind of libraries। ठीक है, दोनों भी आपके पास इंस्टॉल करके रख दो, tomorrow we'll be requiring this। चलो, okay, anybody with any questions? No questions? ठीक है, okay, so I'm expecting you to you should go with the lectures, or you should do whatever things I'm saying to you। ठीक है, so if suppose any
a dumb question arises from a student who is not placed, that is acceptable. But if suppose any dumb question arises from a person who is already working into the industry, that's a serious issue. On a serious note, okay, it's not causing me harm, but it will cause you harm. Okay. So hope you got the point. Chalo, okay. Let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.